बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। गहरी रात थी, अचानक से मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। आसमान को गरजते बादलों ने और चमकती बिजली ने अपने घेरे में ले लिया था। मैं अपने कमरे में बैठी अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी जब अचानक से तेज़ आंधी और तेज़ बारिश ने पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया था। मैं घबराई सहमी मौसम की आँख मिचौली को देख रही थी। मेरे कमरे में बनी खिड़की से मौसम साफ दिखाई दे रहा था। मैं दबे पाँव उठी और खिड़की की जानिब जाने लगी। खिड़की बंद थी। मैं बंद खिड़की से ही मौसम का नज़ारा कर रही थी कि तभी अचानक से खिड़की अपने आप खुल गई। मैं चीख मार कर थोड़ा सा पीछे हटी। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही ताकतवर चीज़ खिड़की पर आकर लगी और खिड़की खुल गई हो। मैं डरती डरती दबे पाँव दोबारा खिड़की के आगे जाने लगी। अब खिड़की खुली हुई थी। मैं खिड़की में जाकर खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। बाहर सवाई काली रात के अंधेरे की और कुछ भी ना था। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मुझे अपने शोहर की कोई खबर ना थी। एक तो रात का खौफ था, दूसरा मुझे बताया गया था कि मेरा शोहर गुस्से का बहुत तेज़ है। मैं आज तक अपने शोहर को नहीं देखा था। सुन रखा था कि उसके गुस्से के आगे कोई भी नहीं टिकता। शोहर के गुस्से की दहशत मेरे सर पर अलग सवार थी। सारी रात गुजर गई मगर मेरे शोहर का कोई अता पता ना था। ना जाने वो कहाँ रह गया था। मैं कमरे में अकेली थी और मुझे अकेले कमरे में बहुत डर लग रहा था। मैं अपने माँ बाप के घर के दिनों को याद करके रोने लगी। जब कभी मुझे घर में डर लगता तो अम्मा फौरन से पहले मुझे अपने आंचल तले छुपा लेती और मुझसे कहने लगती कि मेरी बेटी क्यों घबराती है, तो ऐसे परेशान क्यों होती हो, तुम्हारी माँ तुम्हारी पावर है और जब तक तुम्हारी पावर तुम्हारे साथ है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं माँ के दिए हुए हौसले से बिल्कुल ठीक हो जाती। मेरा डर खौफ सब चुटकियों में भाग जाता था और मैं इस आंधी और बारिश से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। आज मुझे अपनी माँ की याद बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। मैं सोच रही थी कि आज मुझे इस तन्हा कमरे में कोई भी कहने वाला नहीं, कोई भी मुझे अपने आंचल में छुपाने वाला नहीं था। मैं खौफ की वजह से थर थर काँप रही थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरा जी चाह रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी माँ के आंचल में जाकर चुप जाऊं। इस कदर डर और खौफ ने मुझे तोड़ दिया था। मैं मुसलसल अपने बाप को कोस रही थी। अब्बा ने मेरी शादी कैसे इंसान के साथ कर दी थी। इसे तो इस बात का भी ख्याल नहीं था कि इसने इस तूफानी रात में मुझे अकेला छोड़ दिया था और ना जाने खुद कहाँ गुलछड़े उड़ा रहा था। मुझे रह रह कर अपने अब्बा पर गुस्सा आ रहा था और मैं ये सोच कर रोई जा रही थी कि अब्बा ने आखिर मेरे बारे में क्या सोचा था जो मुझे ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिसमें एहसास नाम की कोई चीज़ ही ना थी। मैं अपने अब्बा को कोसती हुई तकिए में मुँह देकर रोए जा रही थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं सहम गई और जैसे ही मैंने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। खौफ के मारे मेरी जान हथेली पर आ गई थी। मैं इधर उधर गौर करने लगी लेकिन मुझे कहीं पे भी कुछ नज़र ना आया। तब मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। मैं डर की वजह से जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकलने लगी। जैसे ही मैंने कमरे से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगाई तो किसी ने अचानक से मेरा दुपट्टा पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो दुपट्टा टेबल के साथ अटका हुआ था। लग रहा था जैसे कोई मेरा दुपट्टा अपनी तरफ खींच रहा है। मेरी तो जान ही निकलती जा रही थी। समझ से बाहर था कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। लड़कियों की शादियां भी होती हैं तो वो खुशी की ज़िंदगी गुजारती हैं। मेरी शादी हुई तो पहली रात ही मेरे साथ ये सब कुछ होने लगा। मेरी शादी तो मेरे लिए सिवाय डर और खौफ के और कुछ ना लाई थी। इस कदर मेरे इर्द गिर्द खौफ का मंजर बना दिया गया था कि मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार अपना दुपट्टा खींच रही थी लेकिन किसी अनदेखी ताकत ने जोर से दुपट्टे को पकड़ रखा था। मैंने जब पीछे मुड़कर टेबल से अपना दुपट्टा निकालना चाहा तो मेरा हाथ भी किसी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेरी चीखों की कोई इंतहा ना थी। मेरे चेहरे पर घूंघट था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी चीखों की वजह से किसी ने मेरा हाथ छोड़ दिया था और मैं जाकर बेड पर गिर गई थी। मैं गिरते ही बेहोश हो गई। मैं काफ़ी देर बेहोश रहने के बाद जब होश में आई
तो मैंने खुद को अभी अपने कमरे में अकेला पाया था। मेरा दिल बंद हो जाता जा रहा था। मैं जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। पूरे घर में मैं अपनी शोहर को आवाज़ें देती रही कि आप कहाँ हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर आप कहाँ चले गए हैं। मैं रो रही थी लेकिन पूरा घर सुनसान पड़ा था। घर में कोई भी बंदा बशर नहीं था। ये मंजर देख कर तो मुझे और गश पड़ने लगे थे। मैं रोती हुई दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ के कि तभी दूर से आता हुआ मुझे एक लंबा चौड़ा और खूबसूरत नौजवान दिखाई दिया जो कि मेरी तरफ ही आ रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आया मुझसे कहने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो इस वक्त कमरे में होना चाहिए। मैंने नज़र उठाकर जब इसे देखा तो ये मेरा शोहर था जो मुझे दूल्हे के लिबास में खड़ा घूर रहा था। इसके देखने के अंदाज से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मेरे हड़क से आवाज़ तक ना निकल रही थी कि तभी मेरे शोहर ने मेरा घूंघट उठाया। मेरा नाम अरूज है, मैं अपने माँ बाप की लाडी और इकलौती औलाद हूँ। मेरे माँ बाप शादी के 10 साल तक औलाद की निहमत से महरूम रहे। औलाद के लिए अम्मा बा ने हर जगह शीरीनी बांटी, हर जगह मनते मांगे और जगह जगह जाकर दुआएं करवाएं। तभी जाकर कहीं अल्लाह ने मेरे माँ बाप को औलाद की निहमत से नवाजा, क्योंकि अम्मा अब्बा को 10 साल बाद औलाद की खुशी नसीब हुई थी। इस वजह से अम्मा अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरे बारे में वो कभी भी लापरवाही नहीं बरतते रहे थे। मैं 7 साल की उम्र को पहुंची थी जब मैं एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था, क्योंकि मैं इकलौती थी और मेरे बाद अम्मा अब्बा को औलाद की उम्मीद भी ना थी। डॉक्टर ने मेरी पैदाइश पर अम्मा को साफ अल्फाज में कह दिया था कि आप दोबारा माँ नहीं बन सकती। यही वजह थी कि मैं अम्मा अब्बा की आंखों की ठंडक थी। मैं जब बहुत शदीद बीमार हुई तो अब्बा के किसी दोस्त ने किसी दरबार का बताया कि आप अपनी बेटी को फ़लाँ दरबार पर ले जाएं, वहां जाकर आप इसको दरबार के पानी से नहलाएं और साथ दरबार पर बैठे पीर बाबा से दम करवाएं तो इंशाल्लाह आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अम्मा और अब्बा को दरबार पर जाना पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और किसी ने कहा था कि दरबार पर बाबा बैठते हैं, इनके दम में अल्लाह ने बहुत शिफा रखी है, उनके दम से मैं ठीक हो जाऊंगी, इसलिए अब्बा और अम्मा ने दोनों ने दरबार पर जाने का फैसला किया। अम्मा बताती हैं कि अब्बा मुझे और अम्मा को दरबार ले गए। दरबार हमारे घर से काफ़ी दूर था। दरबार तक पहुंचने के लिए ट्रेन का सफ़र करना पड़ता था। हमने ट्रेन का सफ़र किया और दरबार पहुंच के दरबार का रास्ता बहुत ही सुनसान था। चारों तरफ दरख्त लगे हुए थे और एक पहाड़ की चोटी पर दरबार बना था जहां अम्मा और अब्बा को मुझे लेकर पहुंचना था। अम्मा और अब्बा जब दरबार पर पहुंचे तो दरबार पर कोई भी दम वाला नहीं था। अब्बा को किसी ने कहा कि दरबार के कुएं के पानी से आप अपनी बच्ची को गुस्ल दे लें। गुस्ल देने के बाद जब अब्बा ने दरबार में बैठे कुछ लोगों से पूछा तो पूछने पर पता चला कि दम करने वाले पीर बाबा दरबार की दूसरी साइड पर बैठते हैं। अब्बा और अम्मा मुझे लेकर दरबार की दूसरी साइड पर चले गए। मैं इस वक्त तकरीबन 7 साल की थी, इसलिए इतनी तो समझ लगती थी कि हम लोग किस जगह आए हैं। दरबार के चारों तरफ बड़े बड़े दरख्त थे, उन्होंने पूरे दरबार को घेर रखा था। दरबार पर बैठे एक दरख्त की तरफ मुसलसल देख रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे दरख्त पर बैठा हुआ घूर रहा है। एक दफ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे पकड़ कर किसी ने अच्छे तरीके से झंझोड़ दिया हो, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरी तबीयत में सुधार आने लगा था। मुझे अपनी तबीयत ठीक होती हुई महसूस होने लगी थी। पीर बाबा अभी तक दरबार पर आकर नहीं बैठे थे। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा वापस चलते हैं। मैं मुसलसल जिद कर रही थी क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। अम्मा और अब्बा मुझे लेकर वापस घर आ गए। इसके बाद मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी हिफाजत के लिए कोई खास ताकत मेरे साथ चलती फिरती है। दोबारा कभी मुझे बुखार या किसी किस्म की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा था। मेरे अब्बा एक सब्जी फरोश थे। अब्बा के पास एक रेहड़ी होती थी जिस पर अब्बा सब्जी लगाकर पूरे मोहल्ले में बेचने जाया करते थे। अब्बा का काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। दिन भर की कमाई से घर का 2 वक्त का खाना निकल आता था। फिर भी अब्बा इधर उधर हाथ पांव मारते ही नजर आते थे। अब्बा की दिली ख्वाहिश थी कि अब्बा की सब्जी की एक बहुत बड़ी दुकान हो जहाँ बैठकर अब्बा सब्जी बेच दिया करें, क्योंकि अब्बा की बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं थी।
अब्बा पूरा मोहल्ला फिर कर थक जाते थे और रात को टांगों में दर्द की शिकायत करते थे। टांगों में दर्द तो होनी ही थी क्योंकि सुबह के निकले अब्बा रात 11 या 12 बजे घर वापस आते थे। अम्मा अक्सर अब्बा को ये कहती हुई नजर आती कि आधी रात को आपसे सब्जी कौन खरीदता है, तो अब्बा अम्मा से ये कहकर बात टाल देते कि मैं इतनी इतनी रात को इसलिए रेडी लिए बाहर मारा मारा फिरता हूँ कि हो सकता है कोई आधी रात को मुझसे सब्जी खरीद ले और 4 पैसे मैं इजाफे कमा लूँ। अम्मा अब्बा को बहुत समझाती थी कि रात के वक्त बाहर मत रहा करो, आपका काम शाम तक का है, शाम को सब्जी बेचकर आप घर आ जाया करें। अब आप में पहले जैसी हिम्मत और ताकत नहीं रही तो क्यों खुद को हल्का अनकर करते रहते हैं। अब आप मायूसी के साथ मुंह लटकाए अम्मा से कहने लगते, अरूज की माँ मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं मार्केट में मुझे एक दुकान मिल जाए और मैं अपनी सब्जी इस दुकान में लगा कर बेचने लगूँ। फिर मैं सोचता हूँ जो फिर के थकावट होती है मैं इस थकावट से बच जाऊँगा, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं दुकान के लिए पैसे नहीं जमा कर पा रहा। अम्मा अब्बा की बात सुनती तो अब्बा को सवाए दुआ के या हौसले के कुछ और नहीं दे सकती थी। अब्बा के लिए इस वक्त का हौसला और दुआ ही बहुत थी। अब्बा दिन रात कोशिश करते रहे लेकिन कहीं पर भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता नज़र आ रहा था। फिर एक दिन अचानक सब अब्बा सब्जी बेच रहे थे कि एक लंबी सी काले रंग की गाड़ी में खूबसूरत नौजवान लड़का आकर अब्बा की रेहड़ी के सामने रुका और अब्बा से सलाम दुआ और हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा कि मुझे 5 किस्म की सब्जियां चाहिए, क्या आप मुझे 5 किस्म की सब्जियां दे सकते हैं। अब्बा ने इसकी मुख की तरफ देखते हुए कहा कि मेरे पास तो 3 किस्म की सब्जियां हैं। वो लड़का रेडी के करीब हुआ और रेडी पर पड़ी सब्जियों को गौर से देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद अचानक से अब्बा से कहने लगा कि आप मुझे ये 3 किस्म की सब्जियां ही पैक कर दें। अब्बा ने इस नौजवान लड़के से पूछा कि 3 सब्जियां कितनी कितनी पैक करनी है। लड़का मुस्कुराया और अब्बा से कहने लगा कि जितनी जितनी आपके पास हैं सारी की सारी पैक कर दें। अब्बा का दिल बहुत खुश हुआ। अब्बा ने देर ना लगाते हुए 3 किस्म की सब्जियां पूरी की पूरी शापर में डालकर इस लड़के के हाथ में पकड़ा दी। वो लड़का सब्जियां लेकर बहुत खुश हुआ और अब्बा से बिल पूछने लगा, बड़े मियाँ इन सब्जियों का कितना बिल बना है। अब्बा ने इस नौजवान लड़के को बताया कि इन सब्जियों का 300 रुपये बना है। वो लड़का मुस्कुराया और 1000 रुपये वाली 3 नोटों की गड्डियाँ अब्बा के हाथ में पकड़ाने लगा। अब्बा ने जब इतने पैसे देखे तो इससे कहने लगे कि मेरे इतने पैसे नहीं बनते, मुझे तो सिर्फ 300 रुपये चाहिए। लड़का फिर से मुस्कुराने लगा और अब्बा से कहने लगा कि हमारे इलाके में 300 रुपये का मतलब 3 गड्डियाँ ही होता है। इतना कहकर वो लड़का गाड़ी में बैठा और चला गया। अब्बा काफ़ी दूर तक इसको देखते रहे, फिर देखते ही देखते वो अब्बा की आंखों से ओझल होता चला गया। अब्बा इतने ज़्यादा पैसे देखकर बेहद खुश हुए। अब्बा की खुशी की कोई इंतहा ना रही। अब्बा आज बहुत जल्द घर आ गए थे। मैं अम्मा के साथ घर के कामों में अम्मा का हाथ बटा रही थी कि जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अम्मा बोलती हुई दरवाजे की तरफ गई और कहने लगी कि क्या ये दरवाज़ा तोड़कर ही सांस लोगे, ना जाने कौन आया है जिसे इतनी जल्दी है कि दरवाज़ा तोड़कर ही अंदर घुस जाने का इरादा रखता है। अम्मा जैसे दरवाज़ा खोलने लगी तो देखा सामने अब्बा खड़े हैं और अब्बा के चेहरे पर एक बहुत ही सुकून वाली मुस्कुराहट थी। अम्मा अब्बा को देखकर घबरा गई और अब्बा से कहने लगी कि सब खैर तो है, आज आप कैसे इतनी जल्दी घर वापस लौट आए। अम्मा रेडी पर नज़र मारते हुए अब्बा को कहने लगी कि अभी तो सामान भी सारा ख़त्म नहीं हुआ और आप इतनी जल्दी रेडी लेकर घर वापस चले आए हैं। इतना कहते हुए अम्मा दोबारा से इनकी तरफ मुड़ने लगी। अब्बा ने अम्मा को वापस से इनकी तरफ आते देखा तो दरवाज़ा खोलकर रेडी को धकेलते हुए अंदर करने लगे। मैं भी अम्मा के पीछे ही खड़ी थी। अब्बा अंदर आए तो अम्मा से कहने लगे, अरूज माँ गुस्सा करती हो, अगर मैं लेट आता हूँ तब भी गिला करती हो और अगर आज मैं जल्दी घर आ गया हूँ तो तब भी तुम मुंह बनाकर बैठ गई हो। अम्मा अब्बा से कहने लगी कि नहीं, मुंह तो नहीं बनाया, बस वैसे ही पूछ रही हूँ कि आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना, जो आप इतनी जल्दी घर वापस आए हैं। अब्बा मुस्कुराने लगे और अम्मा से कहने लगे, यहाँ आकर मेरे पास बैठो। अब्बा भाई चारपाई पर ही बैठ गए थे। अम्मा भी आकर चारपाई पर बैठ गई। अब्बा ने मुझे भी आवाज़ दी और मैं भी जाकर अब्बा के पास खड़ी होगी। जैसे अब्बा ने अपनी रेडी से एक थैला उठाया तो थैला खोलकर अब्बा अम्मा को कुछ दिखाने वाले थे। अब्बा ने थैले में हाथ डाला तो अब्बा के हाथ में नोटों की 3 गड्डियाँ थीं। नोटों की ये गड्डियाँ देखकर मेरी तो चीख ही निकल रही थी। अब्बा ने बताया कि आज मुझे एक लड़का मिला जो कि बहुत ही खूबसूरत हसीन नौजवान था। उसने मेरी रेडी से 5 किस्म की सब्जियां मांगी, लेकिन मेरे पास रेडी पर 3 किस्म की सब्जियां मौजूद थीं। जैसे ही मैंने इसे 3 किस्म की सब्जियां दी तो वो लड़का खुशी के साथ मुझे इतने पैसे
लेकर चला गया। हालांकि इसके सिर्फ 300 रुपये बनते थे। मैंने इससे कहा कि इतने पैसे नहीं बनते, लेकिन वो फिर भी इतना कहते हुए चला गया कि हमारे शहर में 300 का मतलब 3 गड्डियाँ ही होता है। मैंने काफ़ी इसे मना किया, लेकिन वो मेरी एक ना सुनते हुए गाड़ी में बैठा और मेरी नज़रों से ओझल ही होता चला गया। अम्मा पैसे देखकर बहुत खुश होने लगी। अब्बा कहते ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है, क्योंकि तुम दिन रात मेरे लिए दुआ करती हो, तो बीवी की दुआ अल्लाह शौहर के हक में जल्दी कबूल कर लेता है। अब्बा ने तीनों की तीनों गड्डियाँ अम्मा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, इनको कहीं संभाल लो। जैसे ही अब्बा थैले में से बकाया पैसे निकालने लगे तो अब्बा के हाथ में 3 और गड्डियाँ लगी। अब्बा ये सब एक देखकर हैरान हो रहे थे। अब्बा कहने लगे कि उसने मुझे 3 ही गड्डियाँ पकड़ाई थी, ये पड़ी पड़ी 6 कैसे हो गई। जितने हैरान अब्बा पैसे देखकर हो रहे थे, इससे कहीं ज़्यादा अब्बा पैसे देखकर खुश भी हो रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कोई अब्बा का दिली ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। अब्बा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैं और अम्मा भी ये सब देखकर बेहद खुश हो रही थी, क्योंकि हमने आज से पहले इतनी रकम नहीं देखी थी, अपने घर में नहीं देखी थी। अब्बा अम्मा को बार बार नसीहत करने लगे कि इन पैसों को संभाल कर रखना और इनका जिक्र किसी के साथ मत करना। अपने घर की बात घर में ही रहे, घर से बाहर निकलेगी तो हमारे लिए परेशानियां ही परेशानियां होंगी, क्योंकि बहुत जल्द नजर लग जाती है और हम नहीं जानते कि किसकी नजर कैसी है। आजकल तो दुनिया हसद के मानों से बड़ी पड़ी है। अम्मा बाकी बात सुनते हुए कहने लगी कि आप फिक्र मत करें और राज राज ही रहेगा। मैं यहाँ रोज किसी से भी इस राज के बारे में बात नहीं करेंगे। अब्बा अम्मा की बात सुनकर खुश हो गए। पैसे अम्मा के हाथ में थमाते हुए कहने लगे, जाओ इन पैसों को अच्छे तरीके से संभाल लो। अम्मा ने अब्बा के हाथ से पैसे पकड़े और अलमारी में रख दिए। अब अब्बा रोजाना इसी जगह पर जाकर अपनी रेहड़ी खड़ी करते, जिस जगह पर वो खूबसूरत नौजवान लड़का अब्बा से सब्जी खरीद कर दे गया था। पर अब्बा को वो लड़का दोबारा दिखाई ना दिया। काफी दिन गुजर जाने के बाद अब्बा ने एक दिन अम्मा से कहा कि जाओ अलमारी में से नोटों की वो गड्डियाँ ले आओ। जैसे ही अम्मा ने अलमारी का दरवाज़ा खोला तो अम्मा की चीखें निकल गई। मैंने और अब्बा ने जब अम्मा की चीखें सुनी तो दौड़ते हुए कमरे की तरफ गए। जाते ही जब हमने अम्मा से चीख मारने की वजह पूछी तो अम्मा ने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये देखो गड्डियों का क्या बन गया है। अब्बा परेशान होकर अलमारी की तरफ देखने लगे तो अब्बा की भी खुशी के मारे चीखें निकल गई। अब्बा कहने लगे कि ये कैसे मुआवजा हो गया, और हमने तो इसमें सिर्फ 6 गड्डियाँ रखी थी और अब अलमारी पूरी गड्डियों से भरी पड़ी है। हम ये देखकर बेहद खुश हो गए थे। परेशानी से ज़्यादा अम्मा और अब्बा बहुत खुश थे। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर ये कैसे खुद ब खुद ही बढ़ती चली जा रही हैं। 3 की 6 और 6 के पता नहीं कितनी गड्डियाँ बन चुकी हैं। अब्बा ने सारे पैसे निकाले और अम्मा से कहने लगी कि मैं अब अपनी दुकान के लिए ये पैसे लेकर जाऊंगा और मार्केट में एक बहुत बड़ी दुकान खरीद कर सब्जी का माल दुकान में डालूंगा और दुकान पर बैठ कर ही सब्जी बेचा करूंगा। अम्मा ने अब्बा से कहा कि क्यों ना हम ये पैसे रोज की शादी के लिए रख लें। अब्बा अम्मा से कहने लगे कि जब दुकान होगी तो शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। हम इसमें से एक गड्डी रख लेते हैं, खुद ब खुद ज़्यादा होती चली जाएंगी। अम्मा अब्बा की इस बात पर राज़ी होगी। एक गड्डी रखने के बाद अम्मा ने बाकी सारे पैसे अब्बा को दे दिए। अब्बा ने मार्केट में एक बड़ी सी दुकान का इंतखाब किया। वो दुकान अब्बा ने खरीदी और इसी में सारा माल डाल दिया। अब अब्बा सब्जी की अपनी दुकान भी देखते ही देखते सबकी नज़र में अब्बा का काम आने लगा। हर कोई अब्बा से पूछता कि तुम्हारी क्या कोई लॉटरी निकली है जो तुमने इतनी बड़ी दुकान खोल ली है। तुम तो एक रेडी चलाने वाले थे, अब कैसे इतनी बड़ी दुकान के मालिक बन गए। अब्बा बस सबको यही कहते कि बस ये अल्लाह का करम है, मेरे कुछ पैसे फंसे हुए थे जो मुझे मिले हैं तो मैंने ये दुकान खोली है। लोगों की नज़रें सिर्फ और सिर्फ हमारी दुकान पर ही थी। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इतने कम वक्त में अब्बा ने इतना सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया। आज अब्बा को घर आते फिर देर हो गई थी। मैं और अम्मा बेहद परेशान थी, क्योंकि अब अब्बा कौन सा रेडी चलाते थे जो इतनी देर से घर आते। अब तो अब्बा शाम को ही दुकान बंद करके घर वापस आ जाते थे, लेकिन आज अब्बा बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे। मैं और अम्मा अब्बा का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कुछ देर बाद बाहर का दरवाज़ा खटका। मैंने दौड़ते हुए जब दरवाज़ा खोला तो सामने अब्बा को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब्बा बहुत थके हुए मालूम हो रहे थे। मैंने अब्बा से ज़रूरी सामान पकड़ा और अंदर चली आई। अम्मा ने अब्बा को आते देखा तो परेशानी के आलम में अब्बा से कहने लगी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज फिर बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, अब तो आप रेडी नहीं चलाते, अब आप इतनी देर से क्यों आए हैं? अब्बा बताने लगे कि दुकान पर बहुत ज़्यादा रश था। मेरे गाहक तो देखते ही देखते बहुत पड़ते चले जा रहे हैं। खुदा जाने कि इन पैसों में कैसा जादू था जिसको इस्तेमाल करने से दुकान तो बढ़ती गई।
साथ ही साथ ग्राहक भी बढ़ते ही चले जा रहे थे। अब मैं अकेला दुकान पर थक जाता हूँ, सोचता हूँ कि क्यों ना एक लड़का दुकान की देखभाल के लिए रख लूँ। अम्मा ने अब्बा को लड़का रखने से मना किया और कहा कि आप खुद ही दुकान को देखें तो ज़्यादा बेहतर है, किसी के हाथ में दुकान का काम देना मेरे नज़दीक सही नहीं है। अब्बा ने कहा कोई बात नहीं, हमने कौन सा पैसों का काम लड़के को देना है। अम्मा ने अब्बा को फिर भी मना किया कि हमने काम के लिए कोई भी लड़का नहीं रखना, अगर ज़्यादा मसला है तो मैं आपके साथ दुकान पर खड़ी हो जाया करूंगी। अब्बा ने कहा ये बात भी ठीक है, अब अरूज बड़ी हो गई है, तुमने अरूज को आपको घर का काम सिखा दिया, क्यों ना ऐसा करें कि तुम मेरे साथ सुबह दुकान पर चली जाया करो और जाकर सारा सामान देख लिया करो, ऐसे मुझे भी ज़्यादा थकावट नहीं होगी, इकट्ठे काम करेंगे तो बरकत भी ज़्यादा होगी। मैंने अब्बा की बात मानते हुए कहा कि ठीक है, कल से मैं आपके साथ दुकान पर चलूंगी और अरूज घर का काम देख लिया करेगी। अम्मा ने ऐसा ही किया। अम्मा ने अब्बा के साथ दुकान पर जाना शुरू कर दिया और मैं घर का काम संभालने लगी। अम्मा और अब्बा 9 बजे दुकान पर चले जाते और जाकर ताज़ी सब्जी लेकर दुकान को सजाते और सारा दिन दुकान पर रहने के बाद शाम को अम्मा घर आ जाती और अब्बा ज़्यादा देर से ही घर आते। मैं दोपहर का खाना दुकान पर भेज दिया करती थी। अब्बा ने दुकान में बहुत तरक्की कर ली थी, अब तो अब्बा का काम बहुत अच्छे से चल गया था। एक दिन अचानक अब्बा की दुकान के सामने काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरता खूबसूरत नौजवान लड़का अब्बा की दुकान से अंदर चला गया। अब्बा ने इसे देखा तो देखते ही पहचान लिया कि ये तू ही लड़का है जिसने उस दिन अब्बा को नोटों की गड्डियां दी थी। वो लड़का अब्बा दुकान के अंदर आया तो अब्बा ने इससे पूछा कि तुम कहाँ गायब हो गए थे, मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, तुम्हारे दिए गए पैसों से मैंने ये दुकान खोल लिया और वो तुम्हारे दिए गए पैसे मेरे बहुत काम आए। वो लड़का अब्बा को देखकर खुश हो गया और अब्बा से कहने लगा कि बस ईमानदारी के साथ हमेशा काम करेंगे तो हमेशा तरक्की पाएंगे, लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी लालच या बेईमानी का साथ दिया तो बहुत हमेशा नुकसान उठाएंगे। अपने अंदर हकारत कभी मत लेकर आना, अपने से नीचे लोगों पर हमेशा तर्ज खाना, ऐसा अमल करोगे तो सदा तरक्की पाओगे। अब इसकी बात सुनकर कहने लगे अब्बा नहीं नहीं, मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ और पैसे की लालच भी नहीं करता, इसलिए आप बेफिक्र रहें, मैं कभी भी ईमानत में खयानत नहीं करता। उसने अब्बा से आज भी सब्जी खरीदी और अपने दाम देकर चला गया। जिसने अब्बा को इतने ही पैसे दिए थे जितने पैसे अब्बा के बनते थे। वो लड़का तो चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद एक औरत अब्बा की दुकान पर आई, जिसने आकर अब्बा से सिद्धार लगाते हुए खाने को कुछ मांगा। ना जाने अब्बा के दिल में क्या गया थे, अब्बा ने डांट कर दुकान से निकाल दिया। वो बहुत इल्तिजा करती रही कि इसके बच्चे भूखे हैं, एक वक्त का खाना भी घर पर नहीं है, कुछ पैसे दे दें, अगर पैसे नहीं दे सकते तो कोई सब्जी ही दे दें ताकि मैं जाकर अपने बच्चों को सब्जी खिला सकूं। अब्बा ने इसे बहुत बुरी तरह से डांट दिया था। वो औरत रोती अब्बा की दुकान से बाहर निकल गई। कुछ देर गुजरी तो अब्बा की दुकान पर ग्राहकों की कमी होती दिखाई देने लगी। अब्बा ने महसूस किया कि आजकल अब्बा की दुकान इस तरह नहीं चल रही जैसे कि पहले चलती थी। ग्राहक भी बहुत कम आते थे और जो सब्जी अब्बा लेके जाते इसको कीड़ा खा जाता। अब इस बात से बहुत परेशान थे अब्बा। अम्मा ने अब्बा से कहा कि हमारी दुकान को तो किसी की नजर ही लग गई है, देखते देखते सारी सब्जी गल सड़ जाती और अब्बा को बड़ी तरह से नुकसान होने लगा। ऐसे ही रोज रोज का नुकसान उठाते हुए अब्बा की दुकान बिल्कुल ही खत्म होती चली गई। अब्बा बेहद परेशान थे। अब्बा को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आखिर अब्बा से कहाँ गलती हुई जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली। अच्छा खासा चलता कारोबार बिल्कुल ही बंद हो चुका था, हम रुपये रुपये के मोहताज हो चुके थे। अब्बा अपने इन बिगड़ते हालात से बेहद परेशान थे। कुछ अर्सा की अच्छी कमाई की वजह से हम लोगों ने जो ऐश व इशरत देखी थी, हमें अब इसकी आदत सी हो पड़ गई थी। एकदम से इतना ज़्यादा नुकसान अब्बा से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। समझ से बाहर था कि अब्बा जिस चीज़ को भी हाथ डालते इसमें कीड़े डलने शुरू हो जाते थे, चाहे वो सब्जी होती, फ्रूट होता या कोई भी चीज़ कीड़ों से भर जाती थी। कोई भी कारोबार अब्बा को सूट नहीं कर रहा था। अब्बा ने अम्मा से कहा कि जो एक गड्डी मैंने तुम्हें संभालने के लिए दी थी इसी को लेकर आओ, हो सकता है वो ज़्यादा हो गई हूँ तो मैं दोबारा से इनसे ही कुछ काम कारोबार कर शुरू कर देता हूँ। जैसे अम्मा ने जाकर अलमारी खोली तो वो पैसों की गड्डी कीड़े मकोड़ों से भरी पड़ी थी। सारे कीड़े इस गड्डी को खा चुके थे। अम्मा और अब्बा बेहद परेशान थे। अम्मा बार बार अब्बा से कहती जाने अनजाने में आपसे कोई ना कोई तो गलती हुई है जिसकी इतनी बड़ी सजा हमें मिल रही है। हर जगह पर लाने कीड़ों का अजाब नाजिल कर रखा है। अब्बा गहरी सोच में चले जाते और सोचते कि आखिर गलती कहाँ हुई है। तभी अब्बा ने अम्मा को बताया कि एक बिकारन वो मेरी दुकान पर आई थी, वो मुझसे खाने के लिए कुछ मांग रही थी, लेकिन मैंने इसको दुदकार कर दुकान से बाहर निकाल दिया था। तभी इसने मुझसे सब्जी मांगी और कहा मेरे ये 3 बच्चे हैं, इनके लिए पका लूँगी, कुछ सब्जी ही दे दो। तो मैंने इसे धक्के देकर दुकान से निकालते हुए कहा कि पैसे हैं नहीं।
اور پتہ نہیں نہ جانے کہاں کہاں سے بھکاری آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے۔ بس اس دن سے میرے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ ابا یہ بات سناتے ہوئے اظہار و کتار رونے لگے۔ اماں کو ابا کی بات سن کر بے حد دکھ ہوا اور اماں نے ابا سے کہا کہ اسی بات کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، آپ کی حقارت ہمیں لے ڈوبی ہے۔ ابا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کاش اللہ مجھے معاف کر دے، کاش وہ عورت مجھے دوبارہ ملے تو میں اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں۔ ابا گھر کے باہر گیٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھے ایک گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک سے ابا کے پاس آ کر ایک کالے رنگ کی گاڑی رکی۔ اس گاڑی میں وہی حسین نوجوان تھا۔ وہ نیچے اترا اور ابا سے پوچھنے لگا کہ بڑے میاں آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اور اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ ابا اسے اپنے دل کی بات بتاتے ہوئے رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، اسی کی سزا مجھے ملی ہے۔ وہ لڑکا ابا سے کہنے لگا کہ آپ سے میں نے ہی کہا تھا کہ حقارت کا معاملہ مت کیجیے گا، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے ابا سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس دفعہ آپ کو مجھ سے لیا گیا پیسہ مجھے واپس کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو ادھار واپس دوں گا اور یہ قرض آپ کو مجھے ادا کرنا پڑے گا۔ ابا نے اس کی بات سنی تو فوراً سے بات مان کے خوش ہو گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ مجھے قرض دے دیں، میں آپ کا سارا پیسہ واپس کر دوں گا۔ اس نوجوان لڑکے نے کہا اگر آپ قرض ادا نہ کر سکے تو اس کے بدلے میں آپ کی بہت ہی قیمتی بیٹی آپ سے لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کے ابا بہت حیران ہوئے۔ اس نے صاف الفاظ میں ابا سے کہا کہ اگر آپ میرے قرض بتائے گئے مہینے میں واپس نہ کر پائے تو آپ کی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنی ہوگی۔ ابا نے اس کی یہ شرط مان لی۔ ابا کو اور کیا چاہیے تھا؟ اگر نقصان ہو بھی جاتا تو اتنا اچھا خاصا خوبصورت اور امیر نوجوان داماد مل رہا تھا، انہیں اس میں کیا قباحت ہو سکتی تھی؟ ابا نے ہنسی خوشی اس کی شرط مانی اور اس سے قرض لے کر اپنا کام دوبارہ سے شروع کیا۔ اس دفعہ اس کے دیے گئے پیسے زیادہ ہونے کی بجائے کم ہونے لگے تھے۔ جیسے ابا اس سے پیسے لیتے اور کاروبار میں لگاتے ویسے ہی وہ پیسے کم پڑ جاتے اور ابا اسے اور ادھار لے لیتے۔ اسی طرح کرتے کرتے کئی ماہ گزر گئے۔ ابا اس کے قرضے کے نیچے دبتے ہی چلے گئے۔ ابا کے سار اتنا قرض چڑھ گیا تھا کہ اب وہ اتارنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ابا پریشان رہنے لگے۔ انہی دنوں میرا ایک بہت ہی اچھی جگہ سے رشتہ آیا تو اماں نے میرے رشتے کی بات ابا سے کی۔ ابا میرے رشتے کے لیے مسلسل انکار کیے جا رہے تھے۔ اماں کو ابا کے انکار کی وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ ابا شادی کو لے کر اس قدر انکار کیوں کر رہے ہیں۔ پہلے ہم لوگ سمجھے کہ شاید حالات کی تنگی وجہ سے ابا شادی کو لے کر انکار کر رہے ہیں، لیکن جس جگہ میرا رشتہ طے ہو رہا تھا ان لوگوں کو جیز وغیرہ بھی نہیں چاہیے تھا، بس شادی میں انہیں ایک سگر اور پاک دامن لڑکی چاہیے تھی۔ اماں نے میرے رشتے کی بات کی تو ابا نے صاف انکار کر دیا۔ میں اور اماں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ابا شادی سے کیوں انکار کر رہے ہیں۔ ابا نے اماں سے کہا کہ جس لڑکے نے مجھے کاروبار کے لیے پیسے دیے تھے وہ عروج کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ عروج کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جب ابا کی یہ بات سنی تو میں نے ابا سے کہہ دیا کہ میں نے کسی قیمت پر اس سے شادی نہیں کرنی، کیونکہ آپ نے اس سے قرض لے رکھا ہے اور آپ مجھے قرض کی جگہ اس کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور مجھے یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ ابا نے میری ایک نہ سنی اور زبردستی میری شادی اس مجمال لڑکے کے ساتھ طے کر دی۔ میں روتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن ابا نے میری ایک بات بھی نہ سنی۔ ابا نے اماں کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ جہاں میں نے رشتہ طے کر دیا ہے اور اس دلہن بن کر اسی گھر میں جائے گی۔ ہم اس لڑکے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن ابا نے مجھے دلہن بنا کر تراب کے ساتھ رخصت کر دیا۔ سننے میں آیا تھا کہ تراب بہت ہی زیادہ غصے کا تیز ہے، وہ کسی بھی کی بھی بات کو برداشت نہیں کرتا۔ غصے کا تیز ہونے کی وجہ سے ہی ابا نے ڈرتے ہوئے میری شادی تراب کے ساتھ کر دی تھی، کیونکہ ابا نے اس سے بے حد قرض لے رکھا تھا اور پھر قرض نہ اتارنے کی صورت میں ابا نے میرا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ کر دیا۔ آج میں اس لڑکے سے نکاح کر کے اس کے گھر میں چلی گئی تھی۔ میں کمرے میں اکیلی اس لڑکے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، لیکن اس لڑکے کا کوئی اتا پتا نہ تھا۔ تراب رات میں نہ جانے مجھے جہاں چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ میں ہر گھڑی اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ جیسے جیسے رات کی تاریکیاں گہری ہوتی جا رہی تھی ویسے ایسے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ مجھے کمرے میں اسے عجیب قسم کا خوف محسوس ہونے لگا۔ چاروں طرف گھوپ اندھیرا تھا۔ میں دلہن بنی کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، تبھی میری نظر کمرے میں بنی ایک کھڑکی پر پڑی۔ میں نے کھڑکی کے قریب جا کر دیکھا تو باہر بہت زیادہ طوفان تیز تھا۔
तूफान में आती खौफनाक आवाज़ों ने पूरे घर को अपने घेरे में ले रखा था। आसमान अपनी कहानी आप बता रहा था। मैंने आज से पहले मौसम में इस कदर शिद्दत का गुस्सा नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि मौसम किसी से नाराज़ है और अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। चमकती बिजली, गरजते बादलों ने मेरा दिल दहला दिया था। तभी अचानक से मेरे कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुलने लगी। मेरे अंदर उभरते खौफ ने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब तुराब घर वापस ना आए तो मुझे बहुत खौफ आने लगा। मैंने अपने चारों तरफ गौर से देखा। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जैसे मेरे अलावा भी इस कमरे में कोई है, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे पा रहा था। ये एक ऐसी अनदेखी ताकत थी जिसका मुझे छोटे होते भी एहसास होता था। बहुत अरसे बाद मुझे आज इस ताकत का एहसास हो रहा था। मैंने बहुत अरसे बाद इस वजूद को महसूस किया था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता और बंद होता दिखाई दे रहा था। मैं इस कदर घबरा गई थी और खौफ ने इस कदर मुझे परेशान कर दिया था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे खिड़की से अंदर एक तेज़ रोशनी दाखिल होती दिखाई दी। देखते ही देखते वो रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। इस रोशनी से अजीबोगरीब किस्म की खौफनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गौर करने पर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये आवाज़ें इस दुनिया की नहीं हैं। आवाज़ें किसी खास मखलूक की लग रही हैं। ऐसा लग रहा था कोई अब मुझे अपना पैगाम सुना रहा है, लेकिन पैगाम क्या था इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही थी। बहुत गौर करने पर भी जब मुझे इन आवाज़ों का मतलब समझ ना आया तो मैंने कमरे से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही मैं कमरे से दौड़ कर बाहर भागने लगी तो किसी ने मेरा दुपट्टा ज़ोर से पकड़ लिया था। डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़ कर देखूं, लेकिन वो सलसल दुपट्टा खींचने पर भी मेरा दुपट्टा ना छूटा तो मैंने मजबूरन पीछे होकर देखना चाह किया। फिर मेरा दुपट्टा किसने पकड़ रखा है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दुपट्टा टेबल के कोने में फंसा हुआ था। मैंने बहुत हिम्मत करके पीछे मुड़कर अपना दुपट्टा छुड़वाना चाहा और दुपट्टा छुड़वाते ही मैंने कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। मैं कमरे के बाहर जाकर सीढ़ियों पर बैठ गई थी। पूरा घर खाली था। इस सुनसान बेआबान जगह पर मैं अकेली बैठी अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। मैं अपने माँ बाप के घर गुजारे हुए वक्त को याद कर रही थी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद सता रही थी। उसने तो कभी मुझे किसी चीज़ से डरने ही नहीं दिया था। हमेशा मुझे अपने आंचल में छुपा लेती थी। आज मैं इस कदर बेबस थी कि मुझे मेरी माँ भी अपने आंचल में नहीं छुपा सकती थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ कर यहाँ से भाग जाऊँ और अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप जाऊँ, जहाँ से मुझे कोई भी ढूंढ ना पाए। अभी मैं इसी कश्मकश में आंसू बहा रही थी और अपने आप को कोस रही थी जिसने अपनी आसानी के लिए मेरी ज़िंदगी अब मुश्किल में डाल दी थी। मेरे अब्बा सब जानते थे कि तुराब गुस्से के बहुत तेज़ हैं और तुराब अपने कर्ज के बस मेरा क्या हाल करेंगे। ये सब बात अब्बा समझते थे, लेकिन सब जानते हुए भी अब्बा ने मुझे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया था जिसकी शुरुआत ही गलत थी। मैं ये सोचते हुए रो रही थी कि अचानक से मेरे सामने एक ऊंचा लंबा नौजवान, खूबसूरत नौजवान आन खड़ा हुआ। मैंने जैसे ही नज़रें उठाकर देखा तो मेरी जान ही निकल गई। ना जाने ये दबे कदम कहाँ से चला आया था। गौर करने पर मुझे मालूम हो गया कि दूल्हे के लिबास में कोई और नहीं तुराब ही है। तुराब मुझसे पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो इस वक्त कमरे में होना चाहिए। मैंने बड़ी हिम्मत करके तुराब की तरफ देखा और मैं धीमी सी आवाज़ में तुराब से कहने लगी कि मुझे कमरे से खौफ आ रहा था। मैं कमरे में बाहर अकेली थी। आपका इंतज़ार कर कर के थक गई थी, इसलिए डर के मारे मैं बाहर आकर बैठ गई। तुराब ने मेरा बाजू पकड़ा, मुझे कमरे में ले गया। मुझसे कहने लगा कि अपने घर में कैसा खौफ, अपने घर में कैसा डर, ये तो बहुत गलत बात है कि तुम अपने ही घर में डरने लगी हो। तभी तुराब ने मुझे बिस्तर पर बिठाते हुए मेरा घूंघट उठाया। जैसे ही तुराब ने मेरा घूंघट उठाया तो तुराब ने मेरी तरफ देखा तो मुझे देखता ही रह गया। तुराब मुझसे कहने लगा कि तुम्हें मालूम है मैं किस कदर खतरनाक जिनज़ादा हूँ। तुराब के मुंह से ये अल्फाज निकलते मेरे दिल पर बहुत गहरा असर कर गए थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं थर थर काँपने लगी और तुराब से दूर हटकर बैठ गई। तुराब ने कहा कि मैं वाकई में बहुत खतरनाक जिनज़ादा हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितनी मुश्किल से पाया है।
तुराब मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो गया था। मैंने पहली नज़र जब तुम्हें दरबार पर देखा था तो दरबार पर लगे एक दरख्त पर मेरा बसेरा था। तुम जब वहाँ आकर बैठी और अपने लंबे लंबे बाल खोल कर दरख्त के नीचे आकर बैठी थी, मैं तभी तुम्हारे बालों पर अपना दिल हार बैठा था। मैं तब से तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम्हारे जवान होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ो और कब मैं तुम्हें अपनाऊँ। तुराब ने मुझे अपनी सारी हकीकत बताते हुए कहा था कि बताया कि जब दरबार से उसने मेरा पीछा किया था तो इसके बाद वो मुसलसल मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहता रहा। तुराब ने बताया कि मेरे घर में होने वाली हर खुशी में तुराब का हाथ था। उसने अब्बा को नोटों की गड्डियाँ दी थी जो कि दिन रातों रात बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होती चली गई। इसी की मदद से अब्बा ने इतनी बहुत बड़ी सब्ज़ी की दुकान बनाई। मैं तुराब को हैरान होकर देखी जा रही थी और इसकी बातें सुन रही थी। तुराब इस कदर खूबसूरत था कि मैं इसे नज़रें हटा नहीं पा रही थी, लेकिन इसके अल्फाज भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि मैं एक जिनज़ादे की बीवी बन चुकी हूँ और मैं एक जिन्नात की फैमिली से ताल्लुक़ कायम कर चुकी हूँ। ये सोच सोच कर मेरी तो रूह तक कांप रही थी। तुराब ने कहा कि मैं ज़िद का और गुस्से का बहुत ख़राब हूँ। मेरे आगे दुनिया में बसने वाले किसी इंसान की नहीं चलती। मैं अपने खुदा की दी हुई ताकत से सब कुछ करता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी। मैं अभी इस वक्त छोटा था जब मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हारी खूबसूरती पर मैं अपना दिल हार बैठा था। मुझे याद आया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तभी अब्बा मुझे किसी दरबार पर ले गए थे, लेकिन वहाँ से दम करवाए बगैर ही मुझे घर ले आए थे। तुराब ने बताया कि इस वक्त भी मैंने तुम्हारे ऊपर दम किया था और तुम्हें अल्लाह ताला ने शिफा अता की और तुम बगैर दम करवाए वहाँ से चली गई थी और तभी मैंने तुम्हारे घर में बसेरा कर लिया था। तुराब जो जो बातें बता रहा था वो सब बातें मेरे घर में गुजर चुकी थी। वो सब वाक़यात हमारे साथ हो चुके थे। तुराब हर बात सच बता रहा था। ये सोचकर मैंने दिल में ये ठान ली थी कि मैं एक जिनज़ादे के साथ नहीं रहूँगी। उसने भले ही हमारी कितनी मदद की ना की हो, लेकिन उसने मुझे अपनाने का तरीका गलत इख्तियार किया है। अगर उसे मुझसे मोहब्बत हो ही गई थी तो ये मुझे वैसे ही अपना सकता था। इस गलत तरीके से ही उसने मुझे क्यों अपनाया? सारी ज़िंदगी के लिए मैंने इसके आगे सर उठा कर नहीं जी सकती थी क्योंकि मेरे अब्बा इसके कर्जदार थे। मैंने तुराब से कहा कि मैं आपके साथ शादी करके खुश नहीं हूँ क्योंकि आपने गलत तरीके से मुझे अपनाया है। अगर आप मुझे अपनी असलियत बताकर भी अपना लेते तो शायद मैं तब भी कभी इतना दुखी ना होती जितना कि आपने अपनी असलियत छुपा कर और एक गलत तरीके से मेरे अब्बा को कर्जदार बनाकर मुझे हासिल किया है। तुराब ने बताया कि मैंने तुम्हारे अब्बा को कर्जदार नहीं बनाया। मैंने पहली दफ़ा पैसे वैसे ही दिए थे, दूसरी दफ़ा भी मैंने मदद की नीयत से ही पैसे दिए थे, लेकिन दूसरी दफ़ा मैंने तुम्हारे अब्बा से ये बात तय कर ली थी कि अगर आप पैसे बताए हुए वक्त पर ना दे सकें तो फिर आपको मजबूरन अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता था कि मैं एक जिनज़ादा हूँ और जिन्नात की फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो तुम्हारे अब्बा कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता मुझे नहीं देंगे। और तुम भी कभी ये जानते हुए कि मैं एक जिनज़ादा हूँ, तुम कभी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती। अगर तुम्हें पता होता कि मैं एक वाकई एक जिन्नात के कुंबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं तुराब का मुंह हैरान होकर देख रही थी। तुराब ने मुझसे कहा कि मेरा तरीका शायद गलत हो, लेकिन मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बल्कि मोहब्बत बहुत छोटा लफ्ज़ है। मैं तुमसे इश्क करता हूँ। खतरनाक जिनज़ादा कब मेरे इश्क में मुब्तला हो गया, मुझे पता ही ना चला। तुराब के साथ कुछ अर्सा तो मैंने अपनी नाराज़गी का इज़हार किया, लेकिन तुराब के मुसलसल माफ़ी मांगने पर मैंने तुराब को माफ़ कर दिया था। तुराब ने मुझसे वादा किया कि वो सारी ज़िंदगी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा और हमेशा इंसानी बेस में ही मेरे साथ रहेगा। तुराब ने अपनी फैमिली को मेरे लिए छोड़ दिया था, इसलिए मैंने इसकी मोहब्बत को दिल से कबूल कर लिया था। मैंने इस बात को दिल से मान लिया था कि मैं तुराब की बीवी हूँ और सारी ज़िंदगी मुझे तुराब के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी, तभी अल्लाह पाक ने हमें 2 जुड़वा बच्चों से नवाजा, जिसमें से एक बेटी जो हूबहू मेरी शक्ल की थी और एक बेटा जो हूबहू अपने बाप की शक्ल का था। तुराब और मैं अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थे। तुराब के ज़रिए ही अब्बा को दोबारा कारोबार करवाया गया, जो कि बहुत कामयाब रहा। अब्बा और अम्मा भी अपनी ज़िंदगी
خوشی سے گزار رہے تھے، اور میں اور تراب بھی اپنے بچوں کے ساتھ بے انتہا خوش زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں تو نیڈ ویورز، آپ کو آج کی کھانے کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں بہت اچھی لگی ہوگی، اس لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور جانے سے پہلے سبسکرائب کر دیا کریں۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کر کے جایا کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، تو اپنی دعا میں یاد میں رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔